दोस्तों, मैं आज आप लोग को सबसे पहले अपने जो बायो का मेन जो टॉपिक है, जैसे पहला देखते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मीन्स क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ ऐसे चीज होती है जो रिक्वायर्ड होती है, मतलब बिना उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। उसमें से पहला है आपका, देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पहला आपके पास क्या होना चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट बॉडी ग्रहण करता है, मतलब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा भाई? ग्रहण करेगा। तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा अलग अलग तरीका से ग्रहण करता है। जैसे कुछ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को डे पे ग्रहण करते हैं, क्लियर हुआ? कुछ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में ग्रहण करते हैं, क्लियर है? लेकिन जो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वो दिन में ग्रहण करता है तो रात में उसका क्या करेगा भाई? अपचयन करेगा। अपचयन मतलब क्या करेगा? वो रिडक्शन करेगा। क्लियर हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को जो पौधा दिन में ग्रहण करेगा, रात में उसका क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तब क्या बनाएगा भाई? वो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्लियर हुआ? लेकिन दिन में वो पौधा क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा। और रात में क्या बना रहा है भाई? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। ध्यान से देखिएगा। लेकिन कुछ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वो नाइट में ग्रहण करता है तो वही क्रिया क्या हो जाएगा? वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब रात में बना दिया वो क्या? शुगर है, ठीक, और दिन में क्या बन रहा है भाई? वो कार्बोहाइड्रेट बन जा रहा है। क्लियर है? तो पौधा भी अलग अलग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने को क्या चाहिए भाई? वाटर चाहिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या चाहिए भाई? वाटर चाहिए। तो ये जो वाटर होता है, आपको पता है कि दिन में पौधे से ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होता है? शेष रहता है। तो आगे पढ़ाएंगे अभी। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किसके साथ अपचयन करता है, मतलब रिक्वायर्ड के लिए कौन हुआ? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन होगा भाई? वाटर। तो वाटर से ही क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। ये क्वेश्चन को ऐसे में पूछा है कि कौन सा नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि जल से, मतलब ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो ऑक्सीजन किससे निकलता है भाई? जल से निकलता है। इसको दिया था आपका रूबेन, दिया था हसीन, और किसने दिया था? आपका रूबेन दिया था और हसीन ने दिया था, क्लियर? और कैवेन ने दिया था। तीन वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्ध कर दिया था। फिर अगला देखते हैं लाइट, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या होना चाहिए? लाइट का होना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। लाइट तो बहुत सारे लाइट होते हैं, लेकिन जनरली प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या सा लाइट होना चाहिए भाई? रेड लाइट होना चाहिए। क्लियर हुआ? फोर्थ है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधे के लिए जो आवश्यक है वो है आपका क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है एक प्रकार की क्या है? ये पिगमेंट्स है। एक प्रकार के क्या है भाई? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब वर्णक। वर्णक मतलब अगर हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं कलर। और यही जो कलर है जो प्रकाश को ग्रहण करता है। क्लियर हुआ? तो देखिए भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा लाइट, और चौथा क्लोरोफिल होता है। क्लियर हुआ? तो आगे अपन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उससे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं। ये देखते हैं इसका फार्मूला प्रकाश संश्लेषण का। जैसे कहता है भाई 6CO2 + 12H2O
सनलाइट की प्रेजेंट में पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा आपसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधों में उपस्थित लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्रिया करता है। इधर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पौधों में उपस्थित सबसे पहले क्या है अपने पास, क्लोरोफिल है, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जैव रासायनिक क्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस क्रिया के दौरान जल और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। क्लियर है? तो कहता है प्रकाश संश्लेषण पौधे में उपस्थित क्या है, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जैव रासायनिक क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस क्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल बाहर निकलती। अब क्वेश्चन ये पूछा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है, तो कौन सा उत्पाद बना भाई, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन और जल क्या निकलेगा भाई, बाहर निकलेगा। ये क्या हो गया भाई आपका प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं इसी से प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ वैज्ञानिक ने क्या किया था, आपका रिसर्च किया था। जैसे कि कहता है कि कोई भी पौधा मतलब जैसे कि हायर प्लांट मतलब होता है उच्च वर्गीय पौधे। ये जो उच्च वर्गीय पौधे होगा, ये जो जल को अवशोषण करता है, ये किसके थ्रू करता है भाई, रूट के थ्रू। रूट मतलब जड़ के थ्रू। इसको सबसे पहले अरिस्टोटल ने बताया था, मतलब अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगर पूछा आपसे कि उच्च वर्गीय पौधे में जल का अवशोषण किससे होता है, तो रूट के द्वारा होता है। किसने बताया था, तो अरस्तु ने बताया था। लेकिन कहता है, ये देखिएगा जो स्टीफन हेल्स का आता है, किसका आता है भाई, स्टीफन हेल्स। यही जो स्टीफन हेल्स है, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ये जो स्टीफन हेल्स ये कहा था कि ये जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, क्लोरोफिल के कारण। और यही बताया था स्टीफन हेल्स कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ क्या कहते हैं भाई, फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, यही स्टीफन हेल्स है जिन्होंने बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक, और ये जो सौर ऊर्जा को मतलब जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? अगला कहा था आपका प्रिस्टले ने। किसने कहा था भाई, प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब गैसीय आदान प्रदान होता है। किसने बताया था, प्रिस्टले ने बताया था। और प्रिस्टले का एक मेथड भी है जिसको कहते हैं बेजार मेथड भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट का क्या रिक्वायर्ड होती है और कौन कौन सा अपने पास पिगमेंट्स की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ? ध्यान से लीजिएगा। इसमें देखते हैं, अगर पूछा आपसे कि हायर प्लांट में वाटर का गठन किससे होता है, तो रूट के थ्रू होता है। किसने बताया था, अरिस्टोटल, अरस्तु ने। स्टीफन हेल्स मतलब पौधे में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल, जो लाइट को क्या करेगा, ग्रहण, मतलब जो सोलर एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। प्रिस्टले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन से पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होती है।
तो अपन देखते हैं भाई, आइए देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले देखते हैं अपन पिगमेंट लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है पिगमेंट को। इधर देखिएगा, ये जो पिगमेंट मतलब क्या होता है भाई, वर्णक। ये जो वर्णक होता है, यही जो पिगमेंट होगा जो लाइट को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। जैसे कि देखिएगा पिगमेंट में क्या क्या होता है, पहला है आपका क्लोरोफिल। क्या भाई, क्लोरोफिल। तो पौधों में जो क्लोरोफिल होता है वो 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा भाई, 10, मतलब जनरली 10 प्रकार का होगा। उसमें से अपन देखते हैं 4 प्रकार को मेन देखा जाता है। पहला देखते हैं इसमें से क्लोरोफिल ए को देखते हैं। ये जो क्लोरोफिल ए होता है, ये जनरली क्या होता है भाई, आपका ब्लू लाइट को ग्रहण करता है। कौन सा लाइट को, ब्लू लाइट को, और रेड लाइट को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ बैंगनी मतलब वायलेट लाइट को भी ये ग्रहण करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल ए जनरली रेड लाइट और वायलेट मतलब बैंगनी लाइट को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। क्लियर है। लेकिन ये ब्लू लाइट को भी क्या करता है, कम ग्रहण करता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक कहाँ होता है, रेड लाइट में। लेकिन ये जो क्लोरोफिल ए होता है, ये जो कलर होता है, ये ब्लू ग्रीन होता है। कौन सा कलर होगा भाई, ब्लू ग्रीन कलर का। आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्लोरोफिल ए कौन सा कलर का होता है, तो ब्लू ग्रीन कलर का। अगर पूछा क्लोरोफिल ए कौन सा लाइट को ग्रहण करता है, तो रेड लाइट, और वायलेट मतलब किसको ग्रहण करता है भाई, बैंगनी लाइट को, और बहुत कम मात्रा में किसको ग्रहण करता है, तो वो ब्लू लाइट को। क्लियर हुआ। ये जो क्लोरोफिल ए होगा, ये पेट्रोलियम ईथर पे, किसमें भाई, पेट्रोलियम ईथर पे सॉल्यूबल होता है। अगर पूछा आपसे कि क्लोरोफिल ए किसमें घुलनशील होगा, तो पेट्रोलियम ईथर पे क्या होता है, वो घुलनशील होता है। क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है कि क्लोरोफिल ए कौन सा कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर का। अगर पूछा क्लोरोफिल ए मतलब किसमें सॉल्युबल होगा, तो पेट्रोलियम ईथर में क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा। इसका फार्मूला देखिएगा क्लोरोफिल ए का, इधर देखिएगा क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55H72O5N4 और क्या होता है, Mg। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल ए में कार्बन की संख्या कितना होगा, 55 होगा, हाइड्रोजन की संख्या 72, ऑक्सीजन की संख्या 5, नाइट्रोजन की संख्या 4 और मैग्नीशियम की संख्या क्या होती है, 1। मतलब ध्यान से सुनिएगा, कई बार ये क्वेश्चन को पूछ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होती है। मतलब जब तक पौधे में मैग्नीशियम रहेगा तभी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगा। मतलब मैग्नीशियम का होना अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं ले सकता। ये फार्मूला पूछता है कभी कभी। इसमें देखिएगा नाइट्रोजन कितना होता है 4, ऑक्सीजन कितना होगा 5, हाइड्रोजन 72, कार्बन 55। इसका डायग्राम बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम जो पॉइंट बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। ये जो मैग्नीशियम होगा ये सेंटर पे होता है और इसके चारों तरफ ये नाइट्रोजन होता है। इस कारण इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितना होगा भाई 4 और मैग्नीशियम की संख्या क्या होता है 1। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम का स्थान कहाँ होगा, तो वो जो पायरोल होता है उसके बीच में होता है, सेंटर पे होता है। क्लियर हुआ। ये क्लोरोफिल ए का हुआ। अब देखते हैं इसी प्रकार से क्लोरोफिल बी देखते हैं। इधर देखिएगा, ये जो क्लोरोफिल बी होता है इसकी जो फार्मूला होगा ये कहता है C55H70O6N4 और क्या होगा भाई Mg होगा। मतलब इसमें देखिएगा कार्बन की संख्या 55, हाइड्रोजन की संख्या 70, ऑक्सीजन की संख्या 6, नाइट्रोजन की संख्या 4 और मैग्नीशियम की संख्या 1 होती है। ये जो क्लोरोफिल बी होता है ये जनरली क्या होता है भाई, येलो और ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का होगा भाई, येलो और ग्रीन कलर का होगा। क्लियर है। लेकिन ये भी क्या करता है आपका बैगनी लाइट और आपका लाल प्रकाश, इन दोनों को क्या करता है भी ग्रहण करता है। कौन करता है, तो क्लोरोफिल बी। ये जो क्लोरोफिल बी होता है ये एथिल अल्कोहल पे, ध्यान सुनिएगा, एथिल अल्कोहल पे क्या होता है ये सॉल्युबल होगा।
एथिल एल्कोहल पे क्या होता है, सॉल्युबल, मतलब घुलनशील होगा। अगर ये एथिल के जगह पूछ सकता है आपका मेथिल एल्कोहल, तब भी आपका सही आंसर है, लेकिन जनरली क्या होता है भाई, एथिल एल्कोहल पे ये सॉल्युबल होगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास? ये होता है आपका क्लोरोफिल के पिगमेंट्स, जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। ये क्लोरोफिल भी दो रूप में होता है, क्लियर है? जनरली देखते हैं क्लोरोफिल का दो रूप होता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिएगा क्लोरोफिल बी 40 और क्लोरोफिल बी कितना होगा 50। ये दो रूप होता है क्लोरोफिल के, 40 और 50 होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्लोरोफिल सी। देखिएगा ये क्लोरोफिल जो सी होता है ये जनरली ए के इक्वल होता है। जैसे कि देखिएगा सी, मान लीजिएगा क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है, इधर देखिएगा C55 A70 O5 N4 और क्या होगा Mg। ये याद करने का तरीका ध्यान सुनिएगा, क्लोरोफिल ए का। उसी प्रकार से क्लोरोफिल बी का आता है C55 S70 O6 N4 और क्या होगा भाई Mg। तो जहां ये याद करने का तरीका ध्यान सुनिएगा, जहां क्लोरोफिल ए है उसके साथ क्लोरोफिल क्या होगा भाई, सी होगा। जैसे यहाँ 55 है तो इसमें 20 और 40 का अंतर होगा, तो अगर 20 का अंतर होता है यहाँ पास से तो सी कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पास मान लीजिएगा ये अगर 20 का अंतर हुआ यहाँ पास से कितना हो रहा है अभी आपका 35, और यहाँ पास 40 का अंतर होता है तो 40 का अंतर होगा मतलब कितना हो जाएगा अभी आपका 32, और यहाँ पास हो जाएगा O5 N4 और क्या हो जाएगा Mg। ये क्लोरोफिल किसका हुआ, सी का हुआ। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से देखते हैं क्लोरोफिल डी। ये जो डी होता है क्लोरोफिल ये बी से एक कम होता है। जैसे देखिए C55 है तो यहाँ पास सी क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा भाई आपका सेम हो जाएगा। इधर देखिए अब मान लीजिएगा 20-40 का अंतर इसमें बता दिया, इसमें एक बढ़ता है 56, इसमें हाइड्रोजन क्या रहेगा वही रहेगा, सेम रहेगा ये। क्लियर हुआ, कोई डाउट? लेकिन जनरली क्लोरोफिल ए और बी को ज्यादा पूछता है। उसी प्रकार से देखते हैं अपन इसी प्रकार देखते हैं भाई अपन जैंथोफिल का। ये भी पिगमेंट है। ये देखिए जैंथोफिल ये जनरली येलो कलर का होता है। ये कौन सा कलर का होगा, येलो कलर का। ये होता है C40 H56 और O2 होता है। क्लियर है? ये किसका होगा भाई आपका, ये ये जैंथोफिल का होगा। अगला होता है आपका कैरोटीनाइड का, C40 H56 होगा। क्लियर हुआ? तो देखिएगा जो जैंथोफिल होगा ये जनरली येलो कलर का होगा, और ये जो कैरोटीनाइड होता है ये आपका कौन सा कलर का होता है भाई, वायलेट कलर का होगा, ठीक है, या ऑरेंज कलर का होगा। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं अपन, ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या हो गया अपने पास, पिगमेंट्स हो गया। इसके बाद देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज में रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहला होता है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। इधर देखिएगा क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं अपन, आगे पढ़ाएंगे इसको सेल ऑर्गन में, एग्रीकल्चर में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों पे। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक प्रकार के पिगमेंट्स होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होता है इसको डेवलपमेंट या परिपक्व करने का काम कौन सा हार्मोन्स करता है, तो साइटोकाइनिन करता है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि क्लोरोफिल को परिपक्व करने का काम कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो वह आपका साइटोकाइनिन होगा। तो देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण में जो काम का चीज है वो देखिएगा। ये बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ कितना मेम्ब्रेन हुआ, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और ये होता है आपका इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? तो आपको पता है कि कोई भी मेम्ब्रेन हमेशा लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भाई, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। क्लियर हुआ? तभी इसको डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन कितना इंस्टॉल है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रहता है, ये जो अंदर ऐसे सिक्के के समान क्या होता है,
कॉइन्स मतलब सिक्के के समान या चट्टान के समान क्या होती है, संरचना होती है। क्लियर है। तो ये देखिएगा जो एक सिक्के की चट्टान है, जो एक है, ये देखिएगा इसको कहते हैं अपन ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपन ग्रेना कहते हैं। क्लियर है। ये उच्च वर्गीय पौधों में पाया जाता है, लोअर वर्गीय प्लांट में ये नहीं मिलेगा। क्लियर है। और देखिएगा लोअर वर्गीय में भी मिलेगा, लेकिन जैसे कि बैक्टीरिया वायरस है उसमें ये क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, उसके जगह मिलता है आपका, उसमें क्या मिलेगा भाई, मेम्ब्रेन मिलता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है, वो भाग करता है। जिससे बैक्टीरिया हो गया, उसमें मीजोसोम्स रहता है। ठीक। तो ये जो सिक्के के कॉइन होगा उसको क्या कहते हैं भाई, अपन ग्रेना कहते हैं। इसी ग्रेना में मतलब ये जो अगर ये मेम्ब्रेन हो जाएगा, ये अगर मेम्ब्रेन रहेगा इसके ऊपर, तो इसको कहते हैं अपन पूरे को एक साथ थाइलोकाइड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, थाइलोकाइड्स कहते हैं। लेकिन जो अंदर ऐसे जो दिख रहा है अपने को और बहुत सारे सिक्के के चट्टान है, एक साथ इसको क्या कह देते हैं अपन, ग्रेनाम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेना और ग्रेनाम। ठीक है। तो ये पूरे को अपन क्या कहते हैं भाई, अपन ग्रेनाम कह देते हैं। उसके ऊपर अगर मेम्ब्रेन है क्या कहेंगे उसको, थाइलेकाइड। अगर एक है क्या कहेंगे उसको, ग्रेना कहते हैं। यही जो ग्रेना होता है जो प्रकाश को या लाइट को क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब लाइट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। क्लियर हुआ। लेकिन ये सभी ग्रेना आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ा होता है। ये जो जुड़ने का काम करता है ये कहलाता है आपका लैमेला कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लैमेला। बहुत सारे पुस्तक में इसको फ्रंट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। अधिकतर लोग को पता रहता है लैमेला, लेकिन ये जो ग्रेना होगा एक दूसरे से किससे जुड़ा रहता है, तो फ्रंट से, या इसी को क्या कहते हैं भाई, लैमेला कहते हैं। क्लियर हुआ। बाकी इसका देखिएगा, पहले एक को हम डिफाइन करते हैं ग्रेना को, फिर उसके बाद अपन बाकी देखेंगे मैट्रिक्स को। तो अगर पूछा क्लोरोप्लास्ट के कितने भाग होगा, तो 2 भाग होगा। पहला भाग ग्रेना का और दूसरा भाग होता है स्ट्रोमा का होता है। किसका होगा भाई, स्ट्रोमा का। तो पहला देखते हैं अपन ग्रेना। ग्रेना से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, इधर देखिएगा आप। इधर देखिएगा, ये जो आपको पूरे दिख रहा है ग्रेनम, इसी ग्रेनम के अंदर क्या रहता है भाई, पिगमेंट्स होता है। क्या रहेगा, पिगमेंट्स, जो लाइट को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये पिगमेंट्स मैं आपको बता दिया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जैंथोफिल और क्या होगा, कैरोटीनाइड होता है। क्लियर है। तो ये जो ग्रेनम होगा, ये जो ग्रेनम प्रकाश को जैसे ग्रहण करता है, इसी ग्रेनम के अंदर क्वांटोसोम होता है। ये मेन है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वांटोसोम होता है यही क्वांटम का फॉर्मेशन करता है। मतलब लाइट को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसी लाइट को ग्रहण करता है क्वांटोसोम, तो उसी क्वांटम से ही मतलब क्या होता है भाई, अपने पास मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्योंकि लाइट को ग्रहण करेगा कौन, क्वांटोसोम, और जहां ग्रहण करेगा उतना ही क्वांटम बनेगा जितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से निकलेगा। क्लियर हुआ। फिर देखते हैं इसकी जो ग्रेनम की संख्या होती है, जैसे कि एक प्लांट का जैसे ये लीफ है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है वो जनरली 50, और ग्रेनम की संख्या भी कितना होगा भाई, आपका 50 होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्के के चट्टान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ग्रेनम कहते हैं। अगर पूछा आपसे कि अगर ये सिक्के के चट्टान के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसे क्या कहते हैं, तो थाइलोकाइड्स कहते हैं। जो अभी आपको बताया मैं, क्या कहते हैं भाई, थाइलोकाइड्स कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो ग्रेनम होगा ये 30% भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 30% भाग को प्रदर्शित करता है। कौन, आपका ग्रेनम। दूसरा भाग देखते हैं जिसे क्या कहते हैं भाई, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्ट्रोमा। इधर देखिएगा स्ट्रोमा का कहानी। ये जो स्ट्रोमा होता है एक प्रकार के द्रव है, मतलब एक प्रकार के क्या होता है भाई, लिक्विड है। ये जो कि इसको कहते हैं अपन मैट्रिक्स कह देते हैं, या इसी को अपन कहते हैं द्रव कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा में क्वेश्चन बनता है, स्ट्रोमा के अंदर पे स्टार्च रहता है। क्या रहता है भाई, स्टार्च रहता है, और ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट रहता है। क्या रहता है भाई, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट, मतलब तेल के बूंद के समान क्या होता है, संरचना होता है। क्लियर है।
ये जो स्ट्रोमा होगा पौधे में 70% भाग क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है भाई आपका स्ट्रोमा होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं एक प्रकार के द्रव या मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या हो गया भाई आपका क्लोरोप्लास्ट। ये सबके साथ साथ स्टार्च ऑस्मोफिलिक के साथ साथ इसमें डीएनए भी रहता है और आरएनए भी रहता है। क्या रहता है भाई आपका डीएनए और आरएनए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है जिसके कारण इसमें क्या होता है डीएनए है, और जिस पौधे के सेल ऑर्गन में अगर डीएनए बस प्रेजेंट है मतलब उसमें क्या होता है भाई न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है। और जब डीएनए है इस कारण इसको क्या कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। जनरली केंद्रक के अंदर डीएनए रहता है, लेकिन इसके किसमें है तो स्ट्रोमा में है डीएनए और आरएनए। इस कारण क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। क्लियर है? जो मैं पहले बता दिया था क्लोरोप्लास्ट मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो सेल साइकिल के कौन सा अवस्था पे होता है तो G2 अवस्था पे होता है। क्लियर हुआ भाई? ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं इसी से ये जो ग्रेना होगा ये लाइट रिएक्शन होगा, मतलब इसमें कौन सा रिएक्शन होगा लाइट रिएक्शन, जबकि ये जो स्ट्रोमा होगा इसमें कौन सा रिएक्शन होगा डार्क रिएक्शन होगा। मतलब ये प्रकाशीय अभिक्रिया होगा और ये कौन सा अभिक्रिया होगा अंधकार अभिक्रिया होगा। तो देखते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है भी आपका प्रकाशीय अभिक्रिया कैसे होता है। इधर देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट से कि मतलब पूछ देगा आपसे कि ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स किसमें होता है तो क्लोरोप्लास्ट के क्या होगा भाई आपका स्ट्रोमा पे होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा आपसे क्वांटोसोम किसमें होता है तो आपको बताना पड़ेगा ग्रेनाम के अंदर होगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अपन लाइट रिएक्शन, मतलब फोटोसिंथेसिस का जिससे क्वेश्चन आता है वो मेन क्वेश्चन आता है आपका लाइट रिएक्शन से आता है। जो पिछली बार एसीएफ का हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ चुका है, दो क्वेश्चन को इसमें से कि प्रकाशीय अभिक्रिया का दौरान कितने एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो फोटोसिंथेसिस में से जो पहला है आपको देखते हैं इसको कहते हैं अपन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब होता है प्रकाशीय अभिक्रिया। इधर देखिएगा प्रकाशीय अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अभिक्रिया को सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आपके दिमाग में आना चाहिए स्टीफन हिल्स, जो इसको मैं पहले बता दिया था। फादर अब क्या कहते हैं भाई प्लांट फिजियोलॉजी। ये जो स्टीफन हिल्स ने क्या बताया था लाइट रिएक्शन को बताया था। लाइट रिएक्शन मतलब क्या होता है इधर देखिएगा, ध्यान से देखते चले जाइएगा। पौधों में उपस्थित क्या रहता है भाई जल रहता है। पौधों में उपस्थित क्या रहता है जल। जल से क्या बाहर निकलता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, बल्कि बचा क्या इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल NADPH2 के साथ क्या NADP के साथ क्या करता है क्रिया करता है और बनाता क्या है NADPH2 बनाता है। ध्यान सुन लीजिएगा, पौधों में उपस्थित क्या है जल है, जल से क्या बाहर निकल गया ऑक्सीजन, जिसको पहले बता दिया था रूबेन कामेन और हसीन ने क्या किया था सिद्ध किया था कि जल से क्या निकला था ऑक्सीजन। और वही इसको केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या किया था बैलेंस किया था रूबेन कामेन और हसीन ने। ये क्वेश्चन को पूछ रहा है एसीएफ में एक बार। तो जल से क्या निकला ऑक्सीजन और जल से बचा हुआ क्या है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल किसके साथ क्रिया कर रहा है NADP के साथ अपचयन हो रहा है और क्या बना रहा है NADPH2 बना रहा है, जबकि ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करता है और ATP का क्या करता है निर्माण करता है। और ATP के बनने के क्रिया को ही अपन कहते हैं फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई फोटोफास्फोरिलेशन। तो अब क्वेश्चन ये पूछा कि प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण हुआ तो किसका निर्माण होगा NADPH2 का, और किसका निर्माण होगा तो ATP का निर्माण होगा।
क्लियर हुआ? लाइट रिएक्शन के दौरान NADPH2 और किसका निर्माण हुआ? ATP का निर्माण हुआ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लाइट रिएक्शन के दौरान कितने NADPH2 का निर्माण हुआ? तो ध्यान सुनेगा, लाइट रिएक्शन के दौरान 2 NADPH2 और 3 ATP का क्या होगा? निर्माण होगा। ये क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है कि प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान कितने NADPH2 का निर्माण होगा? 2 NADPH2 का निर्माण हुआ। अगर पूछा कितने ATP का निर्माण हुआ तो 3 ATP का निर्माण हुआ। क्वेश्चन को तुरंत पलटी मार दिया कि लाइट रिएक्शन के दौरान या फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कितने ATP का निर्माण होगा? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान आप बताइएगा 2 ATP का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। लाइट रिएक्शन के दौरान कितने NADPH2 बना? 2 NADPH2। कितने ATP बना? 3 ATP। जबकि प्रकाशीय अभिक्रिया के मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कितने ATP का फॉर्मेशन होगा? तो 2 ATP का फॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछा आपसे कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, तो ATP के बनने के क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यही जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा ये 2 साइकिल पे क्या होगा? कंप्लीट होगा। कितने साइकिल पे कंप्लीट होगा? 2 साइकिल पे। आइए देखते हैं साइकिल को एक बार। ये देखिएगा, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन में जनरली 2 चक्र में कंप्लीट होता है। कितना स्टेप में कंप्लीट होगा भाई? 2 चक्र पे। पहला होता है आपका साइक्लिक और सेकंड होगा आपका नॉन साइक्लिक होगा। क्लियर हुआ? पहला क्या होगा? साइक्लिक और दूसरा क्या होगा? नॉन साइक्लिक। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, जो कितना NM वाला होता है? 700 NM। क्वेश्चन को पूछा आपसे कि फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइक्लिक में कौन सा पिगमेंट सिस्टम भाग लेगा, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कितना NM वाला है? तो 700 NM वाला। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये जो साइक्लिक के दौरान कितने ATP का निर्माण होगा, तो 2 ATP का क्या होगा? निर्माण होता है। क्लियर हुआ? अगर पूछा आपसे कि इसमें जो एनर्जी निकलता है, ये जो एनर्जी रिलीज होता है, ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को होता है, जो कहां से आता है? 700 NM से एनर्जी रिलीज होता है। ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में कितने क्वांटोसोम को ग्रहण करता है? तो 4 प्रोटॉन को ग्रहण करता है। कितने को ग्रहण करेगा भाई? 4 प्रोटॉन को ग्रहण करता है। क्लियर हुआ? फिर इसका देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा आपसे साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर क्या होगा, तो साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर कौन होगा? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होगा, जो कितना NM वाला है? 700 NM वाला है। क्लियर है? इधर देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा कि साइक्लिक से जो मतलब साइक्लिक से किससे एनर्जी बाहर निकल रहा है? साइक्लिक में तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से क्या होता है? एनर्जी बाहर निकलता है और वो एनर्जी वापस घूम के कहा जाता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आता है। क्लियर हुआ? तो पहला देख लेते हैं साइक्लिक को कैसा है। इधर देखिएगा, ये देखिएगा, ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है हमारा, जो कितना NM वाला है? आपका 700 NM वाले हैं। कितने प्रोटॉन को ग्रहण किया? तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रोटॉन को क्या करता है? वो ग्रहण करता है। 4 प्रोटॉन मतलब होता है ये प्रकाश को ग्रहण करेगा। तो प्रकाश को ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो क्वांटोसोम। और वही क्वांटोसोम से क्या होता है? क्वांटम के मॉलिक्यूल से आकार है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो इधर देखिएगा, अब ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, जो 700 NM वाला है, इसके चारों तरफ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या रहते हैं भाई? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है इसको अपन रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। कौन सेंटर कहा जाता है? रिएक्शन सेंटर। इसके चारों तरफ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को क्या कर रहे हैं भाई? ग्रहण कर रहे हैं। किसको ग्रहण कर रहे हैं? लाइट को ग्रहण कर रहे हैं। जैसी रिएक्शन सेंटर लाइट को ग्रहण करता है तो वो उत्तेजित अवस्था पे आ जाता है, और जैसी उत्तेजित अवस्था आता है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो रिलीज करता है, और जैसी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो पहला इलेक्ट्रॉन किसको देता है? वो अननोन पर्सन को देता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अननोन पर्सन किसको देता है? FRS को देता है। मतलब FRS मतलब होता है रिडक्शन रेड्यूसिंग सिस्टम होता है। तो अपने को शॉर्टकट में याद रखना है, FRS याद रखना है। क्लियर हुआ? ये जो FRS होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन किसको देता है? FD को देता है, मतलब फेराडॉक्सिन को देता है। ये जैसी फेराडॉक्सिन को देता है तो यहीं पास FRS से क्या बनता है आपका? फेराडॉक्सिन बनता है। फिर यहीं पास देखिएगा FD से ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है? साइटोक्रोम B6 को देता है। किसको देता है? साइटोक्रोम B6 को। और ये साइटोक्रोम B6 किसको देता है? आपको PC को देता है, और PC इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? वापस कर देता है। किसको वापस करता है? तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को। यहाँ पास 2 जगह क्या बनता है? आपका ATP बनता है। देखिए कहां बनेगा? पहला ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करता है और किसका निर्माण करेगा? ATP का। यहाँ पास भी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करता है और क्या बनाएगा? ATP। तो ये साइकिल का जरूरत नहीं है, अपने को ये याद रखना। इधर देखिएगा, अगर पूछा आपसे प्यास कि ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन में पहला कौन साइकिल चला? तो साइक्लिक। तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा, साइक्लिक में कितने जगह पर ATP बनेगा? तो 2 जगह पर। ये क्वेश्चन को याद रखना, पहला आंसर। अगर पूछा आपसे कि मतलब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कितने NM वाला रहेगा? तो कितने NM वाला रहेगा? 700 NM वाला। क्लियर हुआ? ये अगर पूछा आपसे कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट 700 NM के चारों तरफ कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 200 क्लोरोफिल के क्या होंगे भाई? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन और पूछा आपसे कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से क्या निकलता है? तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है, और ये जो एनर्जी निकला हुआ घूम फिर के कहा जाता है? वापस आ जाता है। इस कारण इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्लियर है? और साइक्लिक में सिर्फ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है। क्लियर हुआ? और इसके साथ साथ ये जो FD होता है इसमें रिडक्शन होगा, तो आगे इसका पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? साइक्लिक। बस इसमें 2 ही चीज याद रखना है कि साइक्लिक में कितना जगह ATP बनता है? 2 ATP। साइक्लिक में कौन सा पिगमेंट सिस्टम भाग लेगा? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। कितना NM वाला है? 700। इसी 700 NM से क्या निकलता है अपने पास? एनर्जी, जो घूम फिर के कहा जाता है? वापस आ जाता है। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं इसमें नॉन साइक्लिक। इधर देखते हैं नॉन साइक्लिक। ये जो नॉन साइक्लिक होगा इसको कहते हैं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसमें भी क्या होता है? इधर देखिएगा, इसमें पिगमेंट सिस्टम सेकेंड 680 NM और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट 700 NM, इसमें दोनों भाग लेता है। ध्यान से सुनिएगा, साइक्लिक में सिर्फ कौन भाग लिया था? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भाग लिया था, जबकि नॉन साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम सेकेंड और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भाग लेगा। जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड कितना NM वाला होगा? 680 NM वाला होगा, और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कितना वाला होगा? 700 NM वाला होगा। ये इसमें देखिएगा, इसमें जो नॉन साइक्लिक होता है इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी जनरली किसका होता है? जल का होता है। किसका इलेक्ट्रॉन निकलता है भाई? आपका एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन होगा ये किससे निकलता है? आपका जल से निकलता है। ध्यान सुन लीजिएगा, इसी कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो घूम फिर के कहा जाता है? वापस आता है। या एनर्जी बोल दो या इसी को क्या बोल दो भाई? इलेक्ट्रॉन बोल दो। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, आप मान लीजिएगा नॉन साइक्लिक में क्लोरीन और मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा, किसकी आवश्यकता होती है भाई? आपका क्लोरीन और मैग्नीज की आवश्यकता होती है नॉन साइक्लिक में।
फिर इसके साथ साथ देखिएगा इसमें से क्या होता है, एक जगह एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने जगह होगा भाई, एक एटीपी का। और इसी नॉन साइक्लिक में ही क्या निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्लियर हुआ। लेकिन नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जल से, वो वापस नॉन साइक्लिक में नहीं आता, कहां चला जाता है, वो साइक्लिक पे। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब क्वेश्चन ये पूछा आपसे, ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन को आप, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, मैं पहले बता दिया हूं आप लोग से। इधर देखिएगा, ये साइक्लिक हो गया और इधर क्या हो गया भाई, नॉन साइक्लिक। ये मोस्ट टॉपिक है, मैं पहले बता दिया हूं। इससे क्वेश्चन हर साल आता है, जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, एसएफ का हो या रेंजर का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर साइंस ग्रुप का होता है, इससे जरूर 100% ये क्वेश्चन आता ही है। जैसे साइक्लिक से पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट याद रखिएगा 700 nm, इसमें याद रखिएगा आप पिगमेंट सिस्टम सेकेंड 680 nm और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट 700 nm। इसमें दोनों भाग लेता है। इसमें दो जगह पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, इसमें एक जगह पर क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ यहां तक के। फिर इसमें देखते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट का आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसमें क्लोरीन और किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्लियर है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किसका इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका जल का होगा। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का होगा। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो घूम फिर के कहा जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहाँ चला जाएगा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आ जाएगा। मतलब इसमें घूम के वापस नहीं आता, इस कारण इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आया, इस कारण क्या कहते हैं, इसको साइक्लिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों का कनेक्टिव लिंक कौन होगा, तो कनेक्टिव लिंक कौन होगा भाई, पीसी होगा, मतलब प्लास्टोसाइक्लिक। ये क्वेश्चन को पूछता है कई बार कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच कनेक्टिव लिंक कौन होगा, तो पीसी, मतलब प्लास्टोसाइक्लिक। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब देखिए, तो हो गया क्या आपका लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन जनरली क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रहा है, तो पहले बता दिया था मैं आप लोग को, ग्रेना पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई, ग्रेना पे, जो लाइट को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर हुआ दोस्तों। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, अब देखते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक, अब कौन सा, अभी देख लिया अपन किसको, लाइट रिएक्शन को। अब देखते हैं अपन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब होता है अंधकार अभिक्रिया। तो इधर देखिए आप, पहले देख लीजिएगा इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा आपसे कि डार्क रिएक्शन को सर्वप्रथम कौन सा नामक वैज्ञानिक ने देखा था, तो डार्क रिएक्शन आपके दिमाग में पहला आना चाहिए, मेल्विन एंड केल्विन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अगर पूछा डार्क रिएक्शन कौन से पौधे पे देखा था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्लोरेला के पौधे पे। ठीक, और ये जो डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है, तो ये कहाँ चलता है भाई, आपका मैट्रिक्स में चलता है। और मैट्रिक्स मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रोमा होगा। मतलब पौधों में 70% कौन सी क्रिया होती है, डार्क रिएक्शन, और 30% कौन सी क्रिया होती है, तो लाइट रिएक्शन होती है। क्वेश्चन को पूछता है, ध्यान से सुनिएगा बार बार। पूछा आपसे लाइट रिएक्शन कितने प्रतिशत भाग में होगा, 30% भाग लेता है, जबकि डार्क रिएक्शन कितना परसेंट भाग लेगा, 70%। अगर आपसे पूछा कि पौधे में डार्क रिएक्शन अधिक होता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया, तो कौन सी अभिक्रिया ज्यादा होगा भाई, आपका अंधकार अभिक्रिया होगा। ध्यान से सुनिएगा चीजों को मैं जो बता रहा हूं। इसमें जो लाइट रिएक्शन के दौरान, मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान सिर्फ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्च। मतलब सिद्ध हो गया दिन में क्या बनता है, स्टार्च बनता है।
लेकिन रात में, किसमें भाई, रात में हमेशा क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इधर देखिएगा, डार्क रिएक्शन को सबसे किसने दिया था, मेल्विन और केल्विन ने। कौन से पौधे में, क्लोरेला के पौधे में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, तो स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा मतलब डार्क रिएक्शन कितना प्रतिशत भाग में होगा, तो 70%, 70% भाग में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होगा। तो डार्क रिएक्शन का पहला देखते हैं अपन, मेल्विन और केल्विन, मतलब C3 साइकिल, जिसे क्वेश्चन कई बार आया है भाई एसएफ में, कई बार। जैसे देखिएगा 3 बार हुआ है, तीनों बार में क्या होता है भाई, कोई ना कहीं क्वेश्चन इससे से पूछता ही है। तो पहला देखते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं, किसने देखा, ये सब पॉइंट टू पॉइंट देखते चले जाएंगे। इधर देखिए, ये जो C3 साइकिल को सर्वप्रथम किसने देखा भाई, मैं आपको बताया, मेल्विन एंड केल्विन नामक वैज्ञानिक। आपके दिमाग में आना चाहिए कि C3 साइकिल मतलब मेल्विन और केल्विन का नाम आता है। ठीक, जिन्होंने कौन से पौधे में देखा बताया मैं आप लोग को, पहले ही क्लोरेला के प्लांट में देखा। क्लियर हुआ। ये जो C3 साइकिल होगा ये कहाँ चलता है, तो आपका स्ट्रोमा में चलता है। कहाँ चलेगा भाई, स्ट्रोमा में। ये जो C3 साइकिल होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो C3 साइकिल होता है ये प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बनी हुई, मतलब लाइट रिएक्शन के दौरान बनी हुई क्या है, लाइट रिएक्शन के दौरान बनी हुई क्या है अपने पास, NADPH2 और क्या बना है भाई, ATP। इन दोनों का उपयोग करता है किसमें, डार्क रिएक्शन में। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बनी हुई NADPH2 और ATP, इन दोनों का उपयोग अंधकार अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए या अपचयन के लिए किया जाता है, जिसके दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भाई, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। क्लियर हुआ। मतलब डार्क रिएक्शन क्या है, तो डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, स्ट्रोमा पे, जबकि प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बनी हुई NADPH2 और ATP का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए किया जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, निर्माण होगा। ये अंतिम उत्पाद है। पहला उत्पाद अभी बताते हैं, इधर देखिएगा। क्लियर हुआ। अब ये जो C3 साइकिल होता है, ये जो C3 साइकिल का जो पहला उत्पादन होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, ये 3PGA होता है। पहला उत्पाद क्या होगा, 3PGA। इसको पूछा है एसएफ में कि 3 कार्बन वाला तत्व कौन होगा, या C3 साइकिल का पहला उत्पाद क्या होगा, 3PGA, मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है भाई, RUBP होता है। मतलब इसको कहते हैं रिबुलोस बाइफास्फेट या रूबोस्को बाइफास्फेट, या इसी को कह देते हैं डाइफास्फेट। ध्यान से सुनिएगा, केल्विन साइकिल का पहला उत्पाद क्या बना, 3PGA। केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाले कौन सा एंजाइम होगा, RUBP होता है। क्लियर हुआ। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। इधर देखिएगा, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन के लिए, मतलब तोड़ने के लिए एक बार में 2 NADPH2 और 3 ATP का उपयोग होता है। ध्यान सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए 2 NADPH2 और 3 ATP का उपयोग करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन पूरे केल्विन साइकिल पे, C3 साइकिल पे एक कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने में कितना लगा, 2 NADPH2 और कितना ATP लगेगा, 3 ATP लगा। लेकिन अगर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो 6 CO2 होता है, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो केल्विन साइकिल होगा ये 6 चक्र चलता है। कितने चक्र चलेगा भाई, इसे 6 चक्र चलता है। और जब 6 चक्र चलता है तो उसको तोड़ने के
लिए कितना एटीपी की आवश्यकता होती है? 18 एटीपी, और उसको तोड़ने के लिए किसका आवश्यकता होती है? NADPH2, मतलब 12 NADPH2। क्वेश्चन पूछा आपसे कि C3 साइकिल में कितने एटीपी का उपयोग करते हैं? 18 एटीपी, और कितना NADPH2 को? तो 12 NADPH2 का उपयोग करते हैं। ये हो गया क्या अभी आपका C3 साइकिल। इसी का देखते हैं और C3 साइकिल का ही। ये जो C3 साइकिल होता है ये जनरली 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होगा भाई? 3 स्टेप में। इधर देखिए कैसा होगा 3 स्टेप। जैसे कि पहला देखिएगा, पहला होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, ये जो कार्बोक्सिलेशन होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, क्या कहलाया भाई? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा कहलाता है रिडक्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ना, रिड्यूस करना। और तीसरा होता है हेक्सो शुगर का फॉर्मेशन। हेक्सो शुगर का क्या होना भाई? फॉर्मेशन होना। या इसी को कहते हैं अपना रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रीजनरेशन कहते हैं, मतलब पुनरुज्जनन। क्लियर हुआ? तो कितने चक्र में हुआ C3 साइकिल? 3। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा क्या होता है? रीजनरेशन। तो आइए देखते हैं एक बार चक्र से इसको समझाते हैं आपको C3 साइकिल को। इसी से क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपसे। इसको क्या कहते हैं भाई अपन? C3 साइकिल। ये जो C3 साइकिल को सर्वप्रथम दिया था आपका मेल्विन और केल्विन नामक वैज्ञानिक ने। ये जो C3 साइकिल होता है इसको अपन डार्क रिएक्शन कहा जाता है, मतलब अंधकार अभिक्रिया। ये जो अंधकार अभिक्रिया को सर्वप्रथम किसने बताया था भाई आपको? मेल्विन और केल्विन ने। किस पौधे में बताया था? तो क्लोरेला के पौधे में। क्लियर हुआ? तो ये देखते हैं ये जो C3 प्लांट होता है इसमें कार्बन की संख्या 3 होता है। कार्बन की संख्या कितना होगा? 3। इस कारण इसका जो पहला उत्पाद होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट, उसको कहते हैं 3PGA कहते हैं, 3 फास्फोग्लिसरीक एसिड कहते हैं। क्लियर है? तो इधर देखते हैं, इधर सबसे पहले वातावरण में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है भाई आपका? जल। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा आपसे C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कौन सा एंजाइम होगा? तो कौन सा एंजाइम होगा? RUBP। क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है कि C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कौन सा एंजाइम होगा? तो RUBP होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर किया तो प्रोसेस क्या कहलाया? कार्बोक्सिलेशन। तो पहला क्या हुआ C3 साइकिल का? कार्बोक्सिलेशन। तो इसका फर्स्ट उत्पाद जो बना वो PGA बना, मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, जो 3 कार्बन वाले तत्व था। इस कारण इसे C3 साइकिल कहते हैं। फिर देखिएगा दूसरा इसका होता है रिडक्शन होता है, मतलब अपचयन होगा। तो देखिएगा लिया हुआ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आना मतलब कार्बोक्सिलेशन। अब वो टूटेगा, रिडक्शन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करेगा? ATP और NADPH2। तो जैसे रिडक्शन होगा तो कितना ATP लिया? 2 ATP, और कितना NADPH2 लिया? 2 NADPH2 लिया। तो बनाया क्या? 2 ADP और 2 NADP बनाया। क्लियर हुआ? जैसे रिडक्शन हो गया तो किसका फॉर्मेशन हुआ? ट्रायोस फास्फेट का, या इसी को अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। लेकिन इस साइकिल को पुनः चलना है, तो पुनः चलने के लिए तीसरा कौन
कौन सा होगा, रीजनरेशन होगा। तो चलाने के लिए क्या करेगा, एक एटीपी अंदर लेगा और कितना एटीपी बाहर निकालेगा, एक एटीपी बाहर निकालेगा। तो पुनः किसका निर्माण होगा, RuBP का होगा। इस प्रकार C3 साइकिल क्या होगा भाई, चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गया तो कितना एटीपी लिया, यहाँ पास से 2 एटीपी, और यहाँ पास कितना एटीपी लिया, 1 एटीपी, और कितना एटीपी लिया, 2 एटीपी। मतलब यहां से क्वेश्चन देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको, ये बहुत बार पूछ चुका है, मैं पहले बता रहा हूं भाई, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन। इसमें अंदर और बाहर की कहानी पूछता है कि अंदर कौन आ रहा है और बाहर कौन जा रहा है। ये जो C3 साइकिल होता है, अगर ये साइकिल 6 बार चलता है, देखिएगा C3 साइकिल 6 बार चलता है, तब कहीं जाके ग्लूकोज का निर्माण होता है। मतलब 6CO2 के लिए कितना एटीपी अंदर ले, मतलब 6CO2 होता है तो 1 ग्लूकोज का निर्माण होता है। कितना ग्लूकोज का निर्माण होगा भाई, 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से अंदर कितना एटीपी लेगा, 18 एटीपी अंदर लेता है, तो 18 एटीपी क्या करता है, वो बाहर निकालता है। इसी प्रकार से 12 NADPH2 अंदर लेता है और कितना बाहर निकालता है, 12 NADP बाहर निकालता है। क्लियर हुआ, ध्यान सुनिएगा। इसे क्वेश्चन कैसे बनता है आपसे मैं पहले बता रहा हूं भाई। C3 साइकिल मतलब मेल्विन और केल्विन ने दिया था, कौन से पौधे में बताया था, क्लोरेला के पौधे पे। क्वेश्चन पूछा कि C3 पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कौन सा एंजाइम होगा, RuBP एंजाइम होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया तो क्या कहना है, वो कार्बोक्सिलेशन। इसका पहला उत्पाद क्या होगा, 3PGA। तो अपने को ज्यादा काम का चीज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाले एंजाइम को याद रखना है, RuBP को। दूसरा याद रखना है, इसका पहला उत्पाद क्या बनेगा, 3PGA बनेगा, और इससे क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनेगा। और रीजनरेशन किसका करना पड़ता है, तो RuBP। अब क्वेश्चन बना आपसे, ये जो पूछा C3 साइकिल कितने चक्र चलता है, तो 6 चक्र चलता है। कितना चक्र चलता है, 6 चक्र। जब 6 चक्र चलता है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना ग्लूकोज बनेगा, 1 ग्लूकोज का निर्माण होगा। अगर पूछा 18 ATP से कितना एटीपी बनेगा, तो 18 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि 12 NADPH2 से क्या बनता है, 12 NADP का निर्माण होगा। क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि पूरे केल्विन साइकिल पे मतलब C3 चक्र पे कितने एटीपी का उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए टोटल। तो देखिएगा यहाँ पास 18 ATP है और 12 क्या है आपका NADPH2। तो ध्यान से सुनिएगा, पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि यहां देखिएगा ये जो एक NADPH2 और कितना एटीपी होता है, 3 एटीपी होता है। कितना एटीपी होगा भाई, 3 एटीपी। तो यहाँ पास 12 दिया हुआ है, दिखिएगा तो 12 दिया कितना हो जाएगा भाई आपका 36 एटीपी हो जाएगा। तो यहाँ पास याद रखना 12 एटीपी बराबर कितना एटीपी होगा 36 एटीपी, और यहाँ पास 18 एटीपी अंदर लिया है। इस प्रकार से केल्विन साइकिल में टोटल कितना एटीपी बन रहा है, तो 54 एटीपी का क्या करता है उन्होंने उपयोग करता है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से C3 साइकिल आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक, जो आपको डाउट रहेगा वो हमसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।